हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजू और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, बच्चे क्लेफ्ट पैलेट होता है, क्लेफ्ट लिप, जैसे कि उनका होंठ जो होता है कटा हुआ होता है जन्म के दौरान, या बच्चे का जो तालू होता है वो कटा हुआ मिलता है जिसको कि हम क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं। या कई बच्चों में आपने देखा होगा सिर का कुछ हिस्सा या पूरा सिर नहीं बना हुआ होता, या बच्चों की रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में कुछ गांठ जैसा दिखाई देता है। तो ये सारे कुछ मालफॉर्मेशंस होती हैं जो बच्चे में जन्म के बाद दिखाई देती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ये सब चीज़ें होती हैं एक विटामिन की कमी की वजह से, जिसको कि हम विटामिन B9 बोलते हैं, या फोलेट, या एक कॉमन भाषा में इसको हम फॉलिक एसिड बोला जाता है, जो कि एक मैन मेड फोलेट विटामिन है। तो अगर इस फॉलिक एसिड की या फोलेट की आपकी खाने पीने में कमी हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, या आपकी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आपके होने वाले बच्चे में इस तरह की परेशानी जन्म के बाद मिल सकती है। देखिए, फॉलिक एसिड क्या करता है हमारे बॉडी में। तो देखिए, फॉलिक एसिड या फोलेट आरबीसी फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, नई सेल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, बच्चों में न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जब प्रेग्नेंट होती है कोई भी महिला, तो शुरू के 1 महीने के दौरान जब बच्चा एम्ब्रियो होता है, उस दौरान न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है बच्चे के अंदर। ये न्यूरल ट्यूब हमारे बच्चे का दिमाग और उसकी रीढ़ की हड्डी का निर्माण करती है, यानी कि उसकी ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण इसी न्यूरल ट्यूब के थ्रू होता है। अगर किसी भी वजह से फॉलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ये न्यूरल ट्यूब प्रॉपरली क्लोज नहीं होती, ये खुली रह जाती है, और इसकी वजह से बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि एनेंसेफेली या स्पाइना बाइफिडा। ये दोनों ही इस तरह के डिफेक्ट होते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा हो सकते हैं। इसीलिए शुरू के 1 महीने के दौरान इस फॉलिक एसिड की या फोलेट की मात्रा हमारी बॉडी में पूरी तरह से होनी चाहिए। अगर डेफिशिएंसी इसकी हो जाती है तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। तो क्या ऐसी चीज़ें हम खाएं जिसकी वजह से फॉलेट हमें मिले? तो देखिए, अगर हम सोर्सेज की बात करें तो हरी सब्जियों के अंदर फॉलेट अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेग्यूम्स, दालों के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, फलियों के अंदर बहुत अच्छा होता है, नट्स के अंदर यानी कि ड्राई फ्रूट्स के अंदर फोलेट की मात्रा बहुत अच्छी होती है। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि खट्टे जितने भी फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर फोलेट बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो आप हरी सब्जियां खाइए, फ्रूट्स खाइए, दालें खाइए, फलियां खाइए, इनसे आपको फोलेट अच्छी मात्रा में मिल जाता है। मैन मेड फोलेट जो होता है उसको हम फॉलिक एसिड बोलते हैं। अब आते हैं कि डेली कितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी को फॉलिक एसिड या फोलेट की। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान शुरू के 3 महीने लगभग 400 माइक्रोग्राम आपको डेली रिक्वायरमेंट होती है फॉलेट की। 3 महीने से 9 महीने के दौरान इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है, जो कि होती है लगभग 600 माइक्रोग्राम। डिलीवरी के बाद जब लैक्टेशन पीरियड होता है, उस दौरान इसकी डेली की जो रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग 500 माइक्रोग्राम के अराउंड होती है। तो इतनी मात्रा आपको डेली फॉलिक एसिड की लेनी चाहिए आपकी प्रेगनेंसी के दौरान। काफ़ी बार प्रेगनेंसी के प्लान करने से पहले ही डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड प्रेस्क्राइब कर देता है। वो इसीलिए प्रेस्क्राइब करता है ताकि इस तरह की प्रॉब्लम से बचा जा सके। अब आते हैं कि इसकी कमी की वजह से क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले महीने के दौरान जब बच्चा आपके यूट्राइन लाइनिंग से इम्प्लांट होता है, उस दौरान हम बच्चे को एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो में शुरू के 1 महीने के दौरान न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। ये न्यूरल ट्यूब आगे जाके बच्चे के ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को बनाती है। अगर ये कहीं भी किसी भी हिस्से से ये ट्यूब अगर खुली रह जाती है, तो इसकी वजह से बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बच्चे में हो जाते हैं।
पहला होता है एनेन्सेफेली। एनेन्सेफेली में क्या होता है, बच्चे के ब्रेन का कुछ हिस्सा या कभी कभी पूरा ही ब्रेन नहीं बन पाता और इसकी वजह से पैदा होने वाले बच्चे कुछ समय ज़िंदा रहते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, या अगर वो किसी वजह से बच भी जाते हैं तो ऐसे बच्चों का दिमाग काम नहीं करता बच्चे मंदबुद्धि पैदा होते हैं और उनके सर की बनावट भी कुछ अलग होती है। दूसरा अगर हम बात करें तो होता है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा में बहुत से बच्चों में आपने सुना होगा या देखा होगा कि रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा होता है वहाँ पे एक गांठ जैसा उभार होता है या वहाँ पे बालों का एक गुच्छा दिखाई देता है। इसी को हम स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं। ये दो तरह का हो सकता है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा या स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। ओकल्टा का मतलब होता है हिडन, जो हमें दिखाई नहीं देता, यानी कि इस तरह के स्पाइना बाइफिडा में बच्चे में कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में एक गड्ढे जैसा दिखाई देता है या यहाँ पे कुछ हेयर ग्रोथ मिलती है। इस तरह के बच्चों में ज़्यादातर कोई डिफेक्ट नहीं होता, हल्का फुल्का कोई परेशानी अगर होती है तो उसको मेडिसिन से या छोटी सर्जरी के द्वारा, माइनर सर्जरी से हम ठीक कर सकते हैं। दूसरा जो टाइप होता है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। सिस्टिका का मतलब होता है गांठ जैसा स्ट्रक्चर। रीढ़ की हड्डी के पोर्शन में अगर हम देखेंगे तो एक गांठ जैसा उभार हमें दिखाई देता है, इसको हम सिस्टिका बोलते हैं। और देखिए ये भी दो तरह का हो सकता है, एक होता है मेनिंजोसील और एक होता है माइलोमेनिंजोसील। मेनिंजोसील में क्या होता है, इस गांठ के अंदर नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी कि किसी तरह की नर्व इस गांठ के अंदर नहीं होती, सिंपल एक उभार होता है। तो सर्जरी से इस उभार को हम काट देते हैं, एक्सटर्नल ग्रोथ को हम रिमूव कर देते हैं, तो बच्चे में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। इसकी सीवियरिटी बहुत कम होती है, थोड़ा बहुत डिफेक्ट बच्चों में देखने को मिलता है, लेस सीवियर होता है। लेकिन अगर हम मेनिंजोसील की बात करें तो उसके अंदर गांठ के अंदर आपकी मेनिंजिस का, स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि उस गांठ के अंदर नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं तो बच्चों में न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट देखने को मिलते हैं जन्म के बाद या जन्म के समय। जैसे कि बच्चों को चलने फिरने में परेशानी होती है, बच्चे जल्दी चलते गिर जाते हैं, या कभी कभी बच्चे पूरी तरह से पैरालाइज्ड पैदा होते हैं, या बच्चों में पेशाब की परेशानी या स्टूल पास करने में उनको परेशानी होती है, यानी कि बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाता, यूरिन पास कर देता है, स्टूल पास कर देता है। तो ऐसे बच्चों में कॉम्प्लिकेशन थोड़े से सीवियर होते हैं, सर्जरी करने के बाद भी इम्प्रूवमेंट बहुत कम मिलता है या कभी कभी ना के बराबर मिलता है। तो ये कुछ डिफेक्ट होते हैं। कई बच्चों में क्लेफ्ट पैलेट भी मिल सकता है, क्लेफ्ट लिप भी मिल सकता है, जिसके अंदर की तालू का जो हिस्सा होता है ऊपर का वो कटा हुआ होता है, या बच्चे के होंठ कटे हुए होते हैं। ऐसे बच्चों को खाने पीने में परेशानी होती है या उनकी जो आवाज़ होती है वो कुछ अजीब सी होती है। तो ये परेशानियाँ बच्चों को मिलती है फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से। तो इसीलिए प्रेगनेंसी की शुरुआत के 3 महीने जब आप अपने डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो आपको फॉलिक एसिड प्रेस्क्राइब करता है। अगर आपके हिस्ट्री रहती है पहले की डिलीवरी इस तरह की होने की जिसमें बच्चों को इस तरह की परेशानी होती हैं, तो आप अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी अपनी बॉडी में बिल्कुल ना होने दें। शुरू के 3 महीने फॉलिक एसिड अपने डाइट में ज़रूर लें, या तो आप खाना पीना अपना इस तरह का रखें कि आपको प्रॉपर फॉलिक एसिड अच्छी क्वांटिटी में मिले, या फिर आप फॉलिक एसिड की मेडिसिन्स भी ले सकते हैं। और अगर आप प्रेगनेंसी की प्लान कर रही हैं तो अपनी प्रेगनेंसी से 1 से 2 महीने पहले से आप फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें, ताकि इस तरह की डेफिशिएंसी आपके आने वाले बच्चे में ना हो। छोटी सी चीज़ होती है लेकिन बहुत काम की चीज़ होती है। तो देखिए ये था टॉपिक आज का फॉलिक एसिड के बारे में, फॉलेट के बारे में। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी अगर आपके क्वेश्चन हैं किसी तरह के इसके बारे में या किसी और प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।